हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम संसाधन एवं विकास का अगला जो टॉपिक है, संसाधन नियोजन पर बात करेंगे और इसके विभिन्न आयामों जैसे कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, संसाधन नियोजन के लिए विश्व स्तर पर क्या-क्या प्रयास प्रमुख रूप से किए गए हैं, इस पर विशेष हमारी बात होगी। तो आइए पहले हमारा जो टॉपिक है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं और संसाधन नियोजन को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले संसाधन नियोजन को समझने के लिए हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रकृति में जो हमारे बहुत सारे संसाधन भरे पड़े हैं, वह एक निश्चित मात्रा में, उस निश्चित मात्रा को हमें उपयोग भी करना है और उस निश्चित मात्रा की सीमा को हमें आगे बढ़ाना भी है। तो ये दो प्रकार से हम इस प्रकार इसे संभव बना सकते हैं। पहला, जो वर्तमान हमारे पास संसाधन मौजूद है, पहले हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि संसाधनों के दुरुपयोग होने से बचा जा सके। जैसे हमारे पास जल संसाधन अभी जो मौजूद है, वह जल संसाधन यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो इस जल संसाधन का हमारे पास भंडार धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा और यह जल संसाधन जो कि लगातार हमारे भूमिगत जल के रूप में हमारी पृथ्वी में मौजूद है, यदि उसका सदुपयोग हम अभी नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ समय में भूमिगत जल स्तर भी कम हो जाएगा। तो जल को हम इस प्रकार से सदुपयोग करेंगे कि ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वह जल भंडार न सिर्फ कम हो बल्कि उसकी मात्रा भी बढ़ सके। दूसरा, यदि हमारे पास जो भोजन की मात्रा है, उस भोजन की मात्रा को हम इस प्रकार उपयोग करें कि वह हमारे एक समय के उपयोग आने के बाद जो बचा हुआ भोजन है, यदि हम उसे दूसरे समय के लिए भी उपयोग में लाएँ, तो हमारे पास भोजन की उपलब्धता बनी रहेगी। और यदि हमने उस भोजन को इस प्रकार से उपयोग किया कि वह हमारा उस समय जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरी कर चुका है, लेकिन बचा हुआ जो भोजन है बाद के लिए आवश्यक नहीं हो पाया, तो वह हमारे भोजन का एक दुरुपयोग माना जाएगा। तो इस प्रकार संसाधन हमारे पास जो मौजूद हैं, पहले हम उसका सदुपयोग करना सीखें, तभी हमारा नियोजन बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरा, जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, उन संसाधनों को हमें आगे बढ़ाना भी है, उनकी मात्रा को आगे बढ़ाना है। जैसे पेड़-पौधों के रूप में हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, यदि उन्हें हम लगातार काट करके, उन्हें लगातार हम अलग-अलग रूपों में उपयोग करके समाप्त कर देंगे और उनके स्थान पर हम पुनः कुछ नए पेड़-पौधों को नहीं लगाते हैं, तो वह संसाधन हमारे समाप्त हो जाएँगे। इसलिए संसाधन नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि हम नए पेड़-पौधों को संचित करें, उनको रक्षित करें और उनको बढ़ाएँ। इसी प्रकार जल हमारे पास विभिन्न भूमिगत जल के माध्यम से हमारे पास मौजूद रहता है। यदि हम इस भूमिगत जल का उपयोग इसी प्रकार लगातार अपने खेतों में, अपने सिंचाई के लिए और अपने पेयजल के लिए करते रहेंगे और भूमिगत जल स्तर को नहीं बढ़ाएँगे, तो हमारा जो भूमिगत जल है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें यह आवश्यकता है कि भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले पेड़-पौधों के माध्यम से भूमि का जल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा बहता पानी है, उसको हम यदि रोकेंगे, इस प्रकार बहते पानी को यदि हम विभिन्न स्थानों पर चौड़ी खाइयों के माध्यम से, चेक डैम के माध्यम से रोक करके इस पानी को यहाँ भूमि के नीचे उपलब्ध करवा दें, तो हमारा भूमिगत जल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार संसाधन नियोजन से हमारा आशय वर्तमान जो हमारे संसाधन हैं, उसका सदुपयोग करके साथ ही साथ उन संसाधनों की मात्रा को बढ़ाकर यदि हम आगे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, तो यह प्रक्रिया हमारी संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कहलाएगी।
अब हमारा अगला जो सब टॉपिक इसमें होगा, संसाधन नियोजन की खासतौर से भारत की संदर्भ में क्यों आवश्यकता होती है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों। संसाधन नियोजन को खासतौर से भारत के संदर्भ में ये देखें तो यह एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनिवार्य घटक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या अधिक है और यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। लेकिन इस जनसंख्या को संसाधन उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिस मात्रा में हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए यह एक वास्तविकता, एक अनिवार्य घटक बन जाता है कि हम संसाधनों को, जिस प्रकार हमारी जनसंख्या आगे बढ़ रही है उसी प्रकार हम संसाधन को भी आगे बढ़ाएं। संसाधन आगे हमारे तभी बढ़ सकते हैं जब हम संसाधन की नियोजन को बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि यदि हमें हर घर में स्वच्छ जल और शुद्ध पेयजल पहुंचाना हो तो उसके लिए हमें जल संसाधन को संरक्षित और नियोजित करना पड़ेगा। तभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन का भंडार उपलब्ध हो सकेगा। दूसरी आवश्यकता, आप सबको पता है कि भारत की भौगोलिक विस्तार भी बहुत अधिक है और यहाँ पर जो संसाधनों का जो वितरण है वह असमान है। भारत भौगोलिक रूप से, आपने पहले अध्याय में कक्षा 9 में जब आपने भारत आकार एवं स्थिति को पढ़ा था तो उस समय आपने यह भी जाना था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है और इस बहुत बड़े क्षेत्रफल में भारत में अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता अलग अलग है। जैसे भारत का हमारा प्रायद्वीपीय खंड, हमारा ये प्रायद्वीपीय खंड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से भरपूर रूप से संपन्न है, लेकिन उत्तर भारत हमारा खनिज संसाधनों से भरपूर संपन्न क्षेत्र नहीं है। दूसरा, जहां राजस्थान में हमारा जल संसाधन की कमी होने के कारण वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हो गया है, वहीं हमारा बिहार और मैदानी क्षेत्रों में लगातार जल संसाधन अधिक होने के कारण वहां पर इसकी संपन्नता भी बनी हुई है और इसकी अधिकता के कारण, खासतौर से वर्षा ऋतु में इसकी अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं भी लगातार घटित होती हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें, हमारा दक्षिणतम जो भाग है या प्रायद्वीपीय भारत का जो खंड है वहाँ हमारा समुद्री और समुद्र से लगा हुआ विभिन्न प्रकार के खनिजों से, विभिन्न प्रकार की समुद्री संसाधनों से यह क्षेत्र संपन्न है, जबकि उत्तर भारत हमारा समुद्री क्षेत्र से संपन्न नहीं है। इसलिए यहाँ उस प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं है जिस प्रकार की दक्षिण भारत में हमारे महासागरीय क्षेत्रों से लगा हुआ भाग में जलीय संसाधन उपलब्ध है। तो इस विभिन्नता को दूर करने के लिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि हम संसाधनों को उस क्षेत्र तक भी पहुंचाएं जहां इसकी कमी है और अधिकता वाले क्षेत्रों में उसका दुरुपयोग भी होने से रोका जा सके। इसलिए संसाधन नियोजन परम आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि संसाधनों का नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जनसंख्या की अधिकता और संसाधनों का वितरण असमान है। नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए संसाधनों को नियोजित करना परम आवश्यक है। वर्तमान भारत की और वर्तमान विश्व की यह एक परम आवश्यकता है कि यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार के संसाधन
उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाती। जैसे खासतौर से पर्यावरण में पेड़ पौधों की उपलब्धता, पर्यावरण में जल संसाधन की उपलब्धता, पर्यावरण में शुद्ध हवा की उपलब्धता, पर्यावरण में स्वच्छ हवा की उपलब्धता यदि यहाँ नहीं बन पाई तो हमारा पर्यावरण अनुकूल नहीं बन सकता और विभिन्न प्रकार के हमारे दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, अपनी इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमें संसाधन नियोजन की परम आवश्यकता और अनिवार्य आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने संसाधन नियोजन की आवश्यकता को 2-3 आयामों में समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि संसाधन नियोजन यदि नहीं हो पाया तो उसके दुष्परिणाम क्या हमारे सामने आ रहे हैं। संसाधन नियोजन न होने के दुष्परिणाम क्या है। नंबर 1, हमारे पास सबसे पहला यह दुष्परिणाम सामने आ रहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। संसाधनों में खासतौर से हमारे पेड़ पौधे और जो विभिन्न प्रकार के प्राणी जगत से संबंधित जो हमारे तत्व हैं, पर्यावरणीय तत्व, उनको हमने लगातार ह्रास कर दिया है। प्रकृति में इन तत्वों के, इन प्राकृतिक उत्पादों के समाप्त होने से हमारे वायुमंडलीय संगठन में भी अंतर आ गया है, जहां हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में इस गैस में यह गुण होता है कि यह सूर्य की परावर्तित किरणों को ऑब्जर्व या अवशोषित करने की क्षमता रखता है और सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो उष्णता है, उसको संचित कर देता है। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी के चारों तरफ हमारी जो पार्थिव विकिरण से प्राप्त ऊर्जा है वह CO2 ज़्यादा प्राप्त कर लेगा और चारों तरफ हमारा जो औसत वैश्विक तापमान है वह बढ़ जाएगा और जो यह निरंतर वर्तमान समय में बढ़ रहा है, यह एक चिंता का विषय है। दूसरा, संसाधन नियोजन न होने से हमारे ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है। आप सबको पता है कि ओजोन परत हमारी ओजोन गैस की एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें धरती पर आने से रोकती है और यदि यह पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएंगी तो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की हमारे आंतरिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे हम लोग संसाधनों को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर्स, विभिन्न प्रकार की हमने वायुयान बनाकर उनसे विभिन्न प्रकार की जो हमारे औद्योगिक संरचनाएं हमने विकसित की हैं, उनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो महत्वपूर्ण विषैली गैसें हैं, वह हमारे इस ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं, जिससे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें धीरे धीरे हमारी पृथ्वी सतह पर आ रही हैं और हमारे मानव की स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही हैं। तो इस प्रकार संसाधन नियोजन न होने से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा हमारा प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि यदि हम संसाधनों का उपयोग सही ढंग से और उनको बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास प्रकृति ने जो हमारी विभिन्न प्रकार की संसाधन, जल, जंगल, जमीन
और विभिन्न प्रकार की जो आबो हवा हमें प्रदान की है, वो धीरे-धीरे या तो उसकी मात्रा कम हो रही है या उसमें विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार की जो कमियाँ हैं, वह शामिल हो रही हैं। इसलिए संसाधन नियोजन न होने का दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसलिए हमें यह भी कदम उठाना पड़ेगा कि संसाधन नियोजन को जल्दी से जल्दी और जितनी तीव्र गति से हो सके हम जल्दी से जल्दी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसीलिए संसाधन नियोजन के लिए पूरे विश्व स्तर पर बहुत सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उन प्रयासों में पूरा विश्व और भारत लगातार प्रयत्नशील है। तो पहले हम उन कदमों को, उन बिंदुओं को देख लेते हैं जो संसाधन नियोजन के लिए विश्व स्तर पर किए गए हैं। संसाधन नियोजन का विश्व स्तर पर प्रयास विश्व स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर सन 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन, यह सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नामक शहर में किया गया था और इसमें विश्व के लगभग 100 देशों ने भाग